बिल्कुल ऐसे ही। TH में भी वहीं पर होगा जहाँ पर हमने इसको मेन में रखा था, क्योंकि सीक्वेंशियल ये इतना इंपॉर्टेंट, मतलब उसको प्लेस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ प्लेस हो, इट इज़ नॉट बेसिकली इंपॉर्टेंट। लेकिन जाहिर है अब एक चीज़ आपने ATM में M3 की बात किया तो डेफिनेटली यहाँ भी M3 की बात करें, विच इज़ बेसिकली मोड सिंक्रोनाइजेशन। लेकिन अगर ना भी करें तो कोई बात नहीं है, इट्स नॉट एसेंशियल कि आप उसी जगह पर करें, लेकिन अच्छे देखने के लिए ये सही है। सही है, बात समझ आ गई? तो गुड, ये अच्छा हो गया हमारे पास, और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक था डिसाइडेबल का, जो मैंने आपसे याद होगा आपको, मैंने कहा था पढ़ लीजिएगा। मुझे ऐसा लगा कि टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, शायद आपको समझ नहीं आएगा बुक से पढ़ के। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो डिसाइडेबिलिटी का कंप्लीट हो गया। अब हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो बेसिकली है रिड्यूसिबिलिटी। इसको हम स्टार्ट लेंगे, खाली और समझाने की कोशिश करूँगा कि रिड्यूसिबिलिटी क्या होती है। अगली क्लास में हम दे रहे होंगे ये रिड्यूसिबिलिटी जो है वो क्या है। रिड्यूसिबिलिटी, ठीक है। अच्छा देखो, रिड्यूसिबिलिटी जो है बेसिकली अगेन डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल प्रूफ के लिए इस्तेमाल होती है, और इवन के हम आगे ये चैप्टर नंबर 5 है। मैं समझा नहीं अर्षद, एक्सेप्ट और रिजेक्ट होगा, होगी क्या मतलब, समझना नहीं है। हमने पिछले वाले जो प्रूफ है ना, जो अभी छोड़ खत्म करके आगे बढ़े, उसमें ये प्रूफ करना था कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम जो है वो अनडिसाइडेबल है। यानी अनडिसाइडेबल का मतलब ये है कि हॉल्टिंग जो है बेसिकली एक्सेप्ट, रिजेक्ट, और एक और ऑप्शन भी होता है जिसको डजंट हॉल्ट कहते हैं। तो ऐसी कोई मशीन नहीं है ATM में जो कि बेसिकली डजंट हॉल्ट को बेसिकली डिसाइडेबल में कन्वर्ट कर ले। तो इस बात को प्रूफ किया खाली हमने, और हमने कोशिश किया था कि कंट्रोडक्शन से करें कि हम कहें कि है, लेकिन जब कहा है तो फिर वो बेसिकली एक कंफ्यूजन में फंस गया, जिसकी वजह से हमें वाकई अपने डिसीजन को या अपने क्लेम को रोल बैक करना पड़ा, और हमने कहा कि ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। इस बेसिस पे हमने यहाँ पे ये जो है कहा था, ठीक है। अच्छा, ये मैंने तुम्हें आपको जवाब दे दिया था कि TH टेबल में D इनपुट वही होगा जो TH का इनपुट है। जी बिल्कुल, TH टेबल में D इनपुट वही वही इनपुट लेगा जो TH का इनपुट होगा। लेकिन सर D में हम मशीन H का इनपुट ले रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है। H का इनपुट ले रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो इसमें मैं समझा नहीं सवाल। मतलब अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि H का इनपुट क्यों ले रहे हैं, तो अब आप ये देखें ना कि चाहे वो H का इनपुट लें, लेकिन आप H को जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो तो D का दे रहे हैं ना। यानी अगर मैं दोबारा से स्लाइड को शेयर करता हूँ, प्रीवियस वाली का सवाल भी रीड कर दूँ ताकि दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट करें। H को हम कोई नई चीज़ नहीं दे रहे। H के टेबल को हम बेसिकली ये जो टेबल है ना, ये M1 M2 बेसिकली सिर्फ इनपुट नहीं है H का। ये अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है तो मैं बोलता हूँ H ये टेबल तो बनाया है H का, लेकिन H को हम बेसिकली ये दोनों चीजें मिला के इनपुट दे रहे हैं। H बेसिकली जो इनपुट ले रहा है, सॉरी H जो इनपुट ले रहा है बेसिकली वो ले रहा है M1 मशीन, ये वाली जो ATM की मशीन थी, और उसकी डिस्क्रिप्शन M1। तो अगर वो D के लिए बात करेगा तो H क्या इनपुट ले रहा होगा, D के लिए क्या इनपुट ले रहा होगा, D और उसकी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि मशीन में 2 टेप है, नहीं टेप है, सिंगल टेप है, 2 हेड है, मूवमेंट कैसी होगी, दीज आर कॉल्ड बेसिकली डिस्क्रिप्शन। तो ये इनपुट ले रहा होगा H का इनपुट, ये H का इनपुट सिर्फ M1 नहीं है, बल्कि H का इनपुट जो है बेसिकली वो पूरा दोनों को मिला के इनपुट है, ये H का इनपुट, ठीक है। चलिए, क्या कहता है ये कि शेयरिंग करते हैं दूसरी स्लाइड, रिड्यूसिबिलिटी की स्लाइड्स जो हैं वो ये। अच्छा देखो, रिड्यूसिबिलिटी भी अगेन इज अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकर ऑफ द डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल, और ये भी इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। और ये इसका दूसरा मेजर काम ये है कि जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे, स्पेशली जब NP कंप्लीट NP हार्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो ये प्रॉब्लम बेसिकली
हम कहते हैं कि एक प्रॉब्लम जो कि किसी एक सिचुएशन के अंदर बहुत ही हाई किस्म की कॉम्प्लेक्सिटी से सॉल्व हो रही है या नहीं सॉल्व हो रही है, एनपी हार्ड प्रॉब्लम है, तो हम उसको रिजॉल्व कर देते हैं दूसरे प्रॉब्लम, शॉर्टर प्रॉब्लम के अंदर, और फिर उसको सॉल्व करते हैं। समझ आई बात? ये भी हमने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये अगला चैप्टर हमारा है, अगली क्लास में इंशाल्लाह, उसकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक लूंगा मैं बीच में। तो reducibility basically will helpful for the theorem of decidable and undecidable as well. Along with the decidable and undecidable, we can use the reducibility in the complex theory. Whenever you have an algorithm which is basically NP hard problem, NP complete problem, और इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आपके पास जो है नॉन पॉलिनोमियल जिसे कहते हैं, एनपी नॉन पॉलिनोमियल कंप्लीट प्रॉब्लम या हार्ड प्रॉब्लम, ये भी हमने इस कैटेगरी को अपने DAA में भी नहीं पढ़ा, एडवांस में भी शायद नहीं पढ़ा, कभी शायद खुद से पढ़ लिया हो या किसी टीचर ने पढ़ा दिया हो यहाँ तक पहुँचा के। इज वेरी गुड, मेरे ख्याल एडवांस DAA में पढ़ा होगा आपने। तो उसमें बेसिकली बाय रेफरेंस होता है कि अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो हम बेसिकली उसको फिर रेफरेंस के तहत जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस के तहत सिंप्लीफाई करने के लिए एक प्रॉब्लम को दूसरे प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अभी बड़ी अच्छी मिसाल है किसी ने दी कि मिसाल का एक इंजीनियर और एक मैथमेटिशियन जो है वो हाइकिंग कर रहे थे और एक सामने से बेयर आ गया, तो इंजीनियर्स ने क्या किया कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और प्रॉब्लम सॉल्व इस तरह से किया कि उसने एक स्टिक उठाई और उस बेयर को जो है वो हिट किया। एक मिसाल है, मतलब एक्चुअली नहीं बेयर स्टिक से हिट करने के बाद, लेकिन बेयर को स्टिक से हिट किया और बेयर जो है वो भाग गया और वो दोनों जो है सेफली घर पहुंच गए। अगले दिन फिर हाइकिंग की तो अगले दिन जो है वो फिर बेयर आ गया और उसके बाद जो है वो स्टिक जो है वो मैथमेटिशियन के हाथ में लगी, लेकिन मैथमेटिशियन जो है वो चालाक था, उसने कहा था कि कल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, तो व्हाई शुड वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कल हो चुकी थी और वो क्या थी कि स्टिक जो है वो इंजीनियर के हाथ में धवा दी जाए और वो इंजीनियर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, क्योंकि मेरे लिए प्रॉब्लम एक हार्ड प्रॉब्लम, आई कैन नॉट डू दिस। समझ आई बात? तो अगर इंजीनियर जो है ये प्रॉब्लम मैथमेटिशियन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन उसको एक इजी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन करवा सकता है कि वो स्टिक जो है बेसिकली थमा देगा यानी दे देगा इंजीनियर को, और वो इंजीनियर जैसे लास्ट टाइम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व की थी वो आज भी वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर लेंगे। तो एक हार्ड प्रॉब्लम जो है वो इजीएस्ट प्रॉब्लम में रह के जो है वो सोल्यूशन करा। दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिबिलिटी, इज वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी कंफ्यूजिंग। जैसे आप पहले भी आप कंफ्यूजन ही कुछ, लेकिन ये मोर कंफ्यूजन की तरफ आप जा रहे हैं। यानी अगर मैं तो खैर एडवांस बहुत दफ़ा तो नहीं पढ़ाई, लेकिन जो सीनियर टीचर्स हैं बाहर के और दूसरे, तो कहते हैं हमने कि हमने जो है वो 10 दफ़ा जो है वो एडवांस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो है पढ़ा दिया है, लेकिन जो है वो रिड्यूसिबिलिटी को पढ़ाते हुए बड़ा डर लगता है कि इसके अंदर जो मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट है, मिक्सिंग ऑफ जो स्टेटमेंट है वो बड़ी कंफ्यूजन है। तो इस बेसिस पे हमें थोड़ा सा मुश्किल तो होगा समझाना भी और समझना भी आपके लिए। तो ये बेसिकली इश्यूज हैं कि वी वांट्स टू बेसिकली रिड्यूस आवर हार्ड प्रॉब्लम इनटू द क्या कहते हैं उसको, इजीएस्ट प्रॉब्लम। और इस इजीएस्ट प्रॉब्लम में कन्वर्जन के दौरान हम डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल को जो है वो अचीव करेंगे। whenever you are going to convert your hard problem to easiest problem, then you will basically transform the decidable and undecidable issues ना। तो ये बेसिकली हम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी एग्जांपल्स लेते हैं, फिर इसके स्केच डिजाइन करते हैं। इसका स्केच डिजाइन करने के बाद हम एक थ्योरम प्रूफ करते हैं और उसके बाद एंड करते हैं क्लास को, और अगली क्लास के लिए डिसीजन लेते हैं क्या करना है कि मैं अवेलेबल नहीं होगा संडे को, तो फिर क्या होगा, कैसे लेंगे क्लास। वैसे तो 20-30 स्टूडेंट आएंगे, बाकी स्टूडेंट को भी रात कर लेंगे, एक दिन की बात है। अच्छा जी, क्या कहता है, आइए, कहता है टेक्निक फॉर प्रूविंग अनडिसाइडेबल और डिसाइडेबल। ठीक है, रिड्यूसिबिलिटी अभी हमने शुरू नहीं किया, मतलब ये नहीं देखा कि होगा कैसे, मैं इसको समझाऊंगा पूरा आपको ताकि कुछ इसकी बेसिक कंफ्यूजन दूर हो जाए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा किसी थ्योरम की तरफ। ठीक, तो नहीं समझ आया तो हैंड रेज कर लीजिएगा। आई विल ट्राई। बहुत डिफिकल्ट है कि ये सब्जेक्ट को जो है ना वो स्ट्रीमलाइन लेके चला जाए। अच्छा खैर, और टेक्निक फॉर द प्रूविंग द अनडिसाइडेबल। ठीक, कोर्स तो ज्यादा नहीं हुआ, कोर्स बहुत थोड़ा है,
लेकिन कोर्स थोड़ा मुश्किल जरूर है, मैं इस पर डिसएग्री नहीं करूँ, लेकिन कोर्स आसान है, कोर्स का कंटेंट से भी ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, आपकी बात एग्री करता हूँ, वो ज्यादा इसलिए लग रहा है कि मुश्किल हो गया काफी। अभी आगे एक एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो और मुश्किल लगेगा आपको। एनीहाउ आगे बढ़ते हैं। कहता है टेक्निक फॉर प्रूविंग द अनडिसाइडेबल और डिसाइडेबल, but this is not the prime responsibility. The prime responsibility is to convert or transform your harder problem to the easier problem. A reduction is a way of converting one problem can be used to solve the first problem. ठीक है, पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाए। इसका मैंने एक एग्जांपल तो आपको मैंने दे दी, कुछ एग्जांपल्स बुक में भी दी गई, जो एग्जांपल मैंने दी वो बुक में नहीं थी। अब जो एग्जांपल तो शायद बुक में एग्जांपल्स एग्जिस्ट करती है, कि कहता है कि डेली लाइफ प्रॉब्लम, सपोज दैट यू वांट टू फाइंड आउट योर वे अराउंड अ न्यू सिटी। अब आप क्या चाहते हैं कि एक नए सिटी में गए और आप उसमें घूमना चाहते हैं, यकीनन एक प्रॉब्लम है ये। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने इसका इजियर सॉल्यूशन ढूंढा। वो क्या है कि यू नो दैट डूइंग सो वुड बी इजी इफ यू हैड अ मैप। अगर आपके पास मैप होता तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेते। Thus, you can reduce the problem of finding your way around the city to the problem of obtaining a map of the city. Rather than कि आप डायरेक्टली ढूंढना शुरू कर दें, आप पहले क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले मैप ढूंढेंगे, डेफिनेटली गूगल मैप और कुछ भी कह लें। ठीक है, तो एक हार्डर प्रॉब्लम था जो कि था कि सिटी के अराउंड आपने घूमना था, तो उसको इजीएस्ट प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया कि आपने उसका मैप लेके जो है वो अपने डेस्टिनेशन जहाँ जहाँ जाना चाहते थे उससे आपने अपने मैप आपको जो है वो डिसाइड कर लिया, देन वुड बी द इजी। अब आप गूगल मैप की कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि ये बेसिकली आपके एक हार्डर प्रॉब्लम को उसने रिड्यूसिबिलिटी के मेथड से जो है मेथडोलॉजी से जो है वो बेसिकली इजियर कर दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिबिलिटी। ये कैसे होगा ये तो एक अलग केस है, अभी हम कैसे होने पे नहीं पढ़ रहे, अभी हम समझ रहे हैं कि रिड्यूसिबिलिटी बेसिकली एग्जिस्ट कैसे करती है, उसको बाद में हम अपने कोर्स में इंसर्ट करेंगे। अगेन डेली प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ट्रैवलिंग बोस्टन टू पेरिस रिड्यूस टू द प्रॉब्लम बाय ऑफ बाइंग अ प्लेन टिकट बिटवीन द टू सिटीज। यानी बोस्टन से पेरिस जाना है आपके पास, तो आपके पास कोई डायरेक्ट अगर फ्लाइट ना हो तो फिर आप क्या ढूंढेंगे कि कोई बेसिकली हम ऐसे स्टेशन पे चले जाएं, यानी ऐसे एयरपोर्ट पे चले जाएं जहाँ से डायरेक्ट पेरिस के लिए फ्लाइट हो, तो उसके लिए फिर आप टिकट का अरेंजमेंट करेंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है ये बेसिकली इजियर प्रॉब्लम है एज कम्पेयर टू डायरेक्टली आप ढूंढ रहे हो। दूसरा है मैथमेटिकल प्रॉब्लम, टू प्रॉब्लम द प्रॉब्लम ऑफ द मेजरिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आप क्या मेथड इख्तियार करेंगे, मैथमेटिशियन ये कहते हैं कि इफ यू विल फाइंड द लेंथ एंड विड्थ देन यू कैन गेट द एरिया। यानी आपने एक हार्डर प्रॉब्लम एरिया निकालने को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया कि इंस्टेड ऑफ द फाइंडिंग द एरिया फर्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ विड्थ। तो फिर आप इस इजीएस्ट प्रॉब्लम से जो है यानी लेंथ और विड्थ निकाल लें तो यू कैन गेट द एरिया। तो ये बेसिकली आइडिया है बेसिकली रिड्यूसिबिलिटी के अगेंस्ट में कि हम कैसे कर रहे हैं। तो कहता है द प्रॉब्लम ऑफ द सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो वी विल रिड्यूस दैट प्रॉब्लम इनटू द मैट्रिक्स, इन्वर्टिंग अ मैट्रिक्स प्रॉब्लम। तो हम उसको इन्वर्टिंग मैट्रिक्स प्रॉब्लम में जो इस तरह के बेशुमार जो हैं आपने देखा होगा, जो क्वेश्चन दिया जाता है आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते बल्कि आप उसको रिड्यूस करके सॉल्व कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिकली रिडक्शन, रिड्यूसिबिलिटी और रिडक्शन। इज वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा, यानी जो रिसर्च कर रहे होते हैं बहुत हाई क्वालिटी की रिसर्च कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है जो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ठीक है, तो ये कहता ये है यहाँ पे कि रिड्यूसिबिलिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लासिफाइंग प्रॉब्लम बाय डिसाइडेबिलिटी एंड लेटर कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी एज वेल। याद है मैंने अभी जुमला जो कहा था कि रिड्यूसिबिलिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम इसको डिसाइडेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करें, यानी डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल के लिए इस्तेमाल करें, और आगे के चैप्टर्स में कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, तो ये दो मेजर टास्क हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या आसानियाँ हासिल करने चाहते हैं, तो कहता ये है कि मिसाल के तौर पे रिड्यूसिबिलिटी इन टर्म ऑफ द कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी इफ ए। अब देखिए ये डेफिनेशन की तरफ आस्ते आस्ते मूव कर रहा है आपको, तो थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है। अगर नींद आ रही है तो ज़रा सा लेटे हुए तो बैठ जाएं ताकि आपकी नींद चली जाए। बहुत सारे लोग अभी लेट के सुन रहे हैं लेक्चर्स। ठीक है, अब बोले आपको कैसे पता, तो ये तो आम सी बात है, बोले आप भी तो लेट के दे रहे हैं लेक्चर ऐसा नहीं है, मैं तो चेयर पे बैठा हूँ। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि इन टर्म ऑफ द कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी,
अच्छा, कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी के मुताबिक जो है इफ ए इज रिड्यूसिबल टू बी, अब ये जुमला है कि ए अगर रिड्यूसिबल है बी में, तो इसकी मीनिंग क्या है? हम एक जुमला इस्तेमाल करेंगे, ए इज रिड्यूसिबल सॉरी, ए इज रिड्यूसिबल टू बी। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है कि एंड बी इज डिसाइडेबल। अब कहता है कि अगर बी डिसाइडेबल है तो ए इज आल्सो डिसाइडेबल। अब जो डिसाइडेबल थ्योरी इसके अंदर इंसर्ट की गई बाय फोर्सली कि अगर ए रिड्यूसिबल है बी से, यानी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बी के थ्रू, इसका मतलब ये है यानी बी एक प्रॉब्लम है जो कि इजियर प्रॉब्लम में सॉल्व हो सकता है और ए जो है वो हार्डर प्रॉब्लम है, तो हम बी के थ्रू ए को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इजियर प्रॉब्लम है। तो कहता है एंड अगर इस तरह अगर है तो बी हमें नॉन प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं और इसके थ्रू ए अभी अननोन है, उसको सॉल्व करना है। तो कह रहा है अगर बी जो कि नॉन है, बी इज डिसाइडेबल तो ए इज आल्सो डिसाइडेबल। अगर जिससे ए को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो अगर बी डिसाइडेबल होगा तो फिर ए भी डिसाइडेबल होगा। इक्विवेलेंटली इफ ए इज अनडिसाइडेबल, ठीक है, तो एंड रिड्यूसिबल टू बी, अगर ए अनडिसाइडेबल है और रिड्यूसिबल है बी के, यानी ए रिड्यूसिबल टू बी लेकिन ए अनडिसाइडेबल है, तो बी इज आल्सो अनडिसाइडेबल, तो बी भी जो है वो क्या होगा? अनडिसाइडेबल होगा, ठीक है। तो ये बातें हमें जरा जहन में रखनी है। ये दो थ्योरम आगे भी हम अभी देखेंगे, ये दो स्टेटमेंट यूज भी करेंगे, इसी के बेसिस पे डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल को हम जो है सॉल्व कर रहे होंगे। तो कहता ये है कि मिसाल के तौर पे वी वांट टू रिड्यूस अ हार्ड प्रॉब्लम into a easier problem. A solution to the easier problem can then be used to solve the harder problem. और हम फिर इस तरह से easier problem का solution जो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर easier problem ही unsolvable हो तो harder problem unsolvable होगा। ये बात समझे? कोई ऐसी मिसाल कि हाँ अजमल साहब, ये तो है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। कोई बात नहीं, ऐसे सब्जेक्ट भी पढ़ने चाहिए जो आपकी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, आपके ब्रेन को खोलें। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए, बिल्कुल अलग अलग चैप्टर के अंदर दी हुई। अच्छा जी, मैंने क्या बोला कि इफ इजियर प्रॉब्लम इज अनसॉल्वेबल, तो आपके पास जो हार्डर प्रॉब्लम है वो भी अनसॉल्वेबल होगा। मिसाल के तौर पे लेट सपोज कि आप कहते हैं कि आप एग्जाम्पल के तौर पे डेथ को रोकना चाहते हैं, यानी कोई एक हार्डर प्रॉब्लम है कि हाउ टू स्टॉप द डेथ, यानी लोग नहीं मरे। अगर लोग ना मरे इसको अगर रोकना चाहते हैं तो इसका कोई इजियर सोल्यूशन ढूंढेंगे। हार्ट प्रॉब्लम लाइफ फॉर एवर, ठीक है, नोन टू द इम्पॉसिबल, जबकि हमें पता है कि दिस इज पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसका इजियर प्रॉब्लम ढूंढते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं। तो कहता है स्टॉप एजिंग, यानी एज जो है, स्टॉप जो है एजिंग, यानी स्टॉप एजिंग मतलब है लोग बूढ़े ना हो, इसको रोक लें आप। अगर लाइफ फॉर एवर चाहते हैं, एक मिसाल है, बाकी तो दूसरे अनसर्टेन जो कहते हैं वो तो हैं, लेकिन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली बूढ़ा हो गया तो आदमी मर गया एक स्पेसिफिक एज के बाद। तो लाइफ फॉर एवर चाहते हैं तो इजियर प्रॉब्लम ये है कि स्टॉप एजिंग, एज को रोक लें बढ़ने से। तो इफ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द स्टॉप एजिंग प्रॉब्लम देन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम लाइफ फॉर एवर। यानी अगर इजियर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो हम जो है वो इसका जो हार्ट प्रॉब्लम वो सॉल्व कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिबिलिटी।